Students, I am Alok Tiwari from Lodge Education. We are continuing our last lecture wherein we have done concept of street liability. It is part of general principles of crime. Now today we are completing two aspects, that is constructive liability and common intention and common object. Because this constructive liability is having two parts. One is common intention and another is common object. कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को जॉइंट लाइबिलिटी भी कहते हैं, जॉइंट क्रिमिनलिटी भी कहते हैं। यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना है केवल कि एक पर्सन जिसने कि एक्चुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी क्राइम में, लेकिन under certain circumstances he will be also or they will be also held equally responsible because of certain association. So what are those aspects now we are studying? As said, joint और constructive criminality और liability, इन शब्दों को कभी भी आएगा तो आपको सेम मीनिंग मान के चलना है, that you will not distinguish between constructive criminality and constructive liability or joint criminality or joint liability. These all are having the same meaning. So first we come to what we want to say under this particular constructive criminality or liability. It means holding persons legally responsible for a crime even if they did not physically commit the final criminal act because their participation in. दो तरह के पार्टिसिपेशन को BNS ने, भारतीय न्याय संहिता ने इस कैटेगरी में रखा है जिसको कि हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहते हैं। अब कौन से हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन कारणों से क्योंकि उसने एक्चुअल एक्ट नहीं किया है क्रिमिनलिटी का, लेकिन उसके ऊपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि जिस व्यक्ति ने एक्चुअल एक्ट किया है, जो भी एक्यूज ऐसा है। दो रीजंस हैं, वन इज शेयर्ड इंटेंशन एंड अनदर इज मेंबरशिप इन ए ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। एक तो अगर चार लोगों ने मिलकर कोई एक इंटेंशन पैदा करी, एक इंटेंशन पर एग्री हुए और उस बात को करने के बाद में उनमें से एक वन ऑफ द पर्सन हैज़ कमिटेड दैट पर्टिकुलर एक्ट, अनलॉफुल एक्ट है ऑब्वियसली, तो बाकी तीन भी उसके लिए हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि उनकी कॉमन इंटेंशन थी। तो जो शेयर्ड इंटेंशन मीन्स एक ही इंटेंशन को उन्होंने आपस में शेयर किया और उससे एग्री किया। तो इसको जो लॉजिक जो लीगल मीनिंग है उसको हम कहते हैं, लीगल वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन इंटेंशन। और यहाँ पर ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूटेड, आप किसी ग्रुप के मेंबर हैं और वो ग्रुप कोई क्राइम कमिट करता है तो आप भी उसके लिए हेल्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पर मेंबरशिप इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर इंटेंशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम पहले जो कवर कर रहे हैं वो हम इंटेंशन वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन आप देखेंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 6 सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 9 ऑफ BNS, इसमें ये पर्टिकुलर आस्पेक्ट कवर होता है। और IPC में यही सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38, लार्जली सेक्शन 34 और लार्जली सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ BNS और सेक्शन 34 ऑफ IPC को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 310 जो कि डकैती के ऊपर से पर्टेनिंग है एंड सेक्शन 331 जो कि इस बात से पर्टेनिंग है, जो ट्रेसपासिंग या हाउस ब्रेकिंग, नाइट के समय हाउस ब्रेकिंग हो रही है, चार लोग मिलके गए हैं, कोई कैसा भी काम करे, अंदर जाके अगर किसी ने मर्डर कर दिया है तो चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे उस मर्डर के लिए, जो कि सेम इंटेंशन के साथ वहाँ पर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन होगी वो कॉमन इंटेंशन की होगी कि कॉमन इंटेंशन के आगे यूँ कंसेप्ट समझेंगे कि कॉमन इंटेंशन से मतलब क्या है। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ सच पर्सन्स आर लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी कि कोई भी एक्ट सेवरल पर्सन्स ने किया इन फर्दरेंस ऑफ सम कॉमन इंटेंशन, यहाँ दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक तो कॉमन इंटेंशन एंड इन फर्दरेंस ऑफ।
यानी कि कोई एक कॉमन इंटेंशन पे वो लोग एग्री थे और उस पर्टिकुलर इंटेंशन को क्रियान्वित करने के लिए, उसको फर्दरेंस करने के लिए, उसको मोटिव को कम अचीव करने के लिए उन्होंने कोई एक्ट किया। तो उनमें अगर कोई एक या दो व्यक्ति भी उस एक्ट को करता है तो बाकी के वो जो ग्रुप बना था जिन्होंने कॉमन इंटेंशन एक बनाई, वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे उस एक्ट को, उस क्राइम को कमिट करने के, और सबको बराबर लेवल पे सज़ा होगी, चाहे उन्होंने कोई भी रोल प्ले किया हो उस एक्ट में। जैसे A, B, C and D all joined to commit murder of Z. If they join but did nothing, they would be guilty of the offense of criminal conspiracy. A, B, C, D ने मिलकर Z को मारने के लिए एक प्लान बनाया, एक इंटेंशन जाहिर की, लेकिन A, B, C, D कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में उन पे मर्डर का चार्ज तो लगेगा नहीं, मर्डर हुआ नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो चार्ज अभी भी उनके ऊपर लगता है, इवन दो नो बडी इज़ मर्डर्ड, जब मर्डर नहीं किया गया है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा आता है कि नाउ सपोज ए अलोन कमिट्स द मर्डर, दे ऑल आर गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ जेड सिंस दे वर एंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी। वो एक कॉन्स्पिरेसी में आ गए थे। कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही कॉमन इंटेंशन होता है। चार लोग मिलते हैं जब कॉन्स्पिरेसी करते हैं, इसका मतलब किसी एक पर्सन को या किसी एक इवेंट को या किसी प्लेस को टारगेट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है समझना कि जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है वो कॉमन इंटेंशन से कहीं जुड़ा हुआ है, यानी एक्ट नहीं किया गया तो भी उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी मीन्स कॉमन इंटेंशन उनकी थी एक ही कार्य को करने की। हर जगह पर जो कार्य है ये अनलॉफुल है, इलीगल है, जिसका हम यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि हम क्राइम से रिलेटेड इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो जब भी कभी कोई कार्य की कोई यानी एक्ट की बात आती है, हम चार लोग मिलकर कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट एन इलीगल थिंग। तो वहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी हम खोलें ना खोलें इसका मतलब हमने कॉन्स्पिरेसी की थी, नो, दैट इज़ नॉट द केस। हाँ, हम किसी ब्रिज को डैमेज करना चाहते हैं, हम किसी रेलवे ट्रैक को डैमेज करना चाहते हैं, हम कोई किसी तरह की एनार्की फैलाना चाहते हैं, तो वो कॉमन इंटेंशन है हमारी। तो ऐसे केस के अंदर जहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी हम करते हैं, तो जितने लोग उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होते हैं वो सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट ना किया हो एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेंशन। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट यहाँ पर हमें समझ में आता है। अब यहाँ पर क्या है, लॉ विल फिक्स BCD कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ ए हु मर्डर्ड जेड। यहाँ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि डायरेक्टली यू आर नॉट इन्वॉल्व बट थ्रू कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी रचना बनाई गई जिसमें कहा गया कि इन लोगों ने मिल के इस काम को किया है, भले ही एक्चुअल एक्शन ट्रिगर एक ही व्यक्ति ने दबाया होगा या किसी ऐसे व्यक्ति ने ब्लो किया जिससे कि डेथ हो गई और बाकी लोगों ने उतना ब्लो नहीं किया, उतना मारा नहीं, लेकिन कॉज वाज देयर कि सबका इंटेंशन वही था कि एक पर्टिकुलर पर्सन को मर्डर करना है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस एस्पेक्ट को आप क्लैरिटी से समझ रहे होंगे, इसीलिए सेक्शन 310 और सेक्शन 331 को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि 310 में भी जब कुछ लोग मिल के डकैती करते हैं तो वो सब कॉमन उनकी इंटेंशन होती है कि एक घर में जाके लूट मचानी है वायलेंस करके थ्रू सम एमिनेशंस। और इसी तरह से हमारा जो 331 है उसमें भी इसी तरह की बात आती है कि जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पे ट्रेस पास करते हैं, किसी के घर तोड़ते हैं या किसी के घर ताला तोड़ते हैं, उसके घर में एंटर करते हैं, ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी सेम एस्पेक्ट यहाँ पर आता है। अब इसको यहाँ पर जोड़ने के लिए दो वर्ड आए थे, इन फर्दरेंस और कॉमन इंटेंशन। इन दो वर्ड्स को हम अलग से थोड़ा समझते हैं। कैसे? कॉमन इंटेंशन must be proved to establish guilt under सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 BNS में। कॉमन इंटेंशन प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन अगर प्रूव नहीं हुई तो ऑल द पर्सन्स विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी, ओनली द पर्सन हु हैज़ कमिटेड दैट क्राइम वुड बी हेल्ड गिल्टी एंड ही विल बी प्रोसिक्यूटेड और ही विल बी पनिश्ड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसिक्यूशन साइड। जो भी प्रोसिक्यूशन साइड है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये लोग वहाँ थे नहीं, लेकिन इनकी सबकी कॉमन इंटेंशन थी और ये कॉमन इंटेंशन के कारण ये काम हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है। और सेकंड है द वर्ड जो यूज़ किया गया इन फर्दरेंस। इन फर्दरेंस सजेस्ट करता है, इन फर्दरेंस का मतलब होता है कि उसको क्रियान्वयन करने के लिए, यानी कि उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, जो भी मेरी इंटेंशन थी उसको एक्शन में बढ़ाने के लिए मैं जो भी कुछ करता हूँ उसको इन फर्दरेंस कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ बारीकी हैं, वो क्या है? ये सजेस्ट करता है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इज़ एप्लीकेबल ऑल्सो वेयर द एक्ट एक्चुअली डन इज़ नॉट एग्जैक्टली द एक्ट जॉइंटली इंटेंडेड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स टू बी डन।
इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर एक्ट तो किया गया, जो एक्चुअल में डिसीजन हुआ था वो नहीं हुआ, उसके अलावा भी कुछ हो गया। यानी कि एक्चुअल डिसीजन अगर बैंक लूटने का था, वो लोग बैंक लूटने गए और वहाँ पर मर्डर भी हो गया। तो मर्डर करना प्लान नहीं था, लेकिन इन फर्दरेंस टू दैट इंटेंशन कि बैंक लूटना है, उसको एकम्प्लिश करना है, तो उसमें अगर कोई ऐसी अड़चन आई, कोई सिक्योरिटी गार्ड आ गया, कोई मैनेजर अटक गया, या वो नहीं माना, या किसी ने उन पर उल्टा हमला कर दिया, तो वहाँ उसे मारना पड़ा। इसका मतलब इन फर्दरेंस टू दैट पर्टिकुलर इंटेंशन इफ सम अदर एक्ट इज ऑल्सो डन, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि द एक्ट ज्वाइंटली इंटेंडेड बाय द कॉन्स्पिरेटर टू बी डन, उसके अलावा कुछ हो गया है, अदरवाइज द वर्ड्स वुड नॉट बी needed at all. The common intention can be to do one act and another act can be done in furtherance of the common intention. वहाँ से गए एक इंटेंशन के साथ हैं कि उसको मारना है, उसको मारने के लिए गए, साथ में 2 लोग और लपेटे में आ गए, उनको ही मार दिया। तो ये जो उस एक्ट को इन फर्दरेंस ऑफ डूइंग fulfilling that intention, if you are doing some other actions also in order to achieve that target, that is also covered under this section, section 3 subsection 5. section 3 subsection 5 को आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप अपने भारतीय न्याय संहिता में भी पढ़ें, क्योंकि जब तक आप इसको फ्रेंडली नहीं बनाएंगे भारतीय न्याय संहिता को, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि हम उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। आप इसको देखिए, ये पेज नंबर 7 पर है सेक्शन 3 और इसका सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 5 कहता है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी कि कई लोग मिलकर अगर कोई पर्टिकुलर कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए करते हैं अपने इस काम को, तो उसके लिए इन फर्दरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेंशन, तो ये बात मानी जाएगी कि सब ने मिलके उस काम को किया है, चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन सब लोगों का उसमें ना हो। तो एक इस पॉइंट को क्लियर करना यहाँ पर ज़रूरी है कि हम एक्ट में एक्चुअल सेक्शंस को भी पढ़ते जाएं। अब इसके बाद में सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं ऑफ जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। अभी तक हमने इतना क्लैरिटी तो ले ली है कि मतलब एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कॉमन इंटेंशन है, उसमें अगर किसी ने भी एक्शन लिया है तो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। तो कॉमन इंटेंशन में क्या क्या होता है? पहली चीज़, इट डज नॉट फिक्स एनी ऑफेंस लाइक रॉबरी, मर्डर, थेफ्ट, राइटिंग एट्सेट्रा। इट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, इट इज़ द रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये बात बहुत क्लैरिटी समझना चाहिए। जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है, जो पहले आईपीसी में सेक्शन 34 होता था, ये सेक्शन कोई सब्सटेंटिव क्राइम प्रूव नहीं करता है। ऐसा नहीं कहता है कि इसको पढ़ने के बाद में कि इसने मर्डर किया है, इसने रेप किया है, इसने एक्सटॉर्शन किया है, इसने रॉबरी की है, इसने थेफ्ट किया है। ये सिर्फ इस बात को इस्टेब्लिश करता है चूँकि दीज पर्टिकुलर एक्ट वाज डन बाय ए, बट BCD are also responsible for it. That means they must also be prosecuted because all A, B, C, D were having the same intention. A, B, C, D जब सब सेम इंटेंशन रखते हैं तो उसको भी प्रोसिक्यूट करना ज़रूरी है। तो ये एक तरह से बताता है कि इट इज़ ए रूल ऑफ एविडेंस। रूल ऑफ एविडेंस होगा, जब भी कभी कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट होगा, उस क्राइम के साथ में इस सेक्शन को भी पढ़ा जाएगा ताकि केस उन सबके अगेंस्ट चलाया जा सके, क्योंकि वहाँ पर एविडेंस तो सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट है, एक के अगेंस्ट, जो कि कैमरे में आ गया, लोगों ने देखा है, मारने आया था। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी जहाँ हैच हुई है, जिन लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्पिरेसी को किया है और इस इंटेंशन के साथ उसको भेजा है, वो सब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे सुपारी किलिंग होती है, किसी को भेज दिया जाता है, तो वही अकेला नहीं, उन सबके अगेंस्ट भी वही सेम चार्जेस लगेंगे जिन्होंने उसको मरवाया है। तो एक इंटेंशन सेम होती है सबकी उस काम को करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को आप रटिए मत, समझिए। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है वो सबूत जिसके बेसिस पर आप किसी व्यक्ति को सज़ा दिलाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तो उसको कैसे सज़ा मिलेगी? तो वहाँ मिलेगी इस सेक्शन के अंदर कि जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का एंगल था, वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर देती है इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि मैं ए के साथ में BCD को क्यों सज़ा दिलाना ज़रूरी है।
तो जब एफआईआर लॉन्च की जाती है तो सामने वाली पार्टी भी, जिसकी जो एग्रीव पार्टी होती है, जो विक्टिम होते हैं, वो भी इस बात को लिखवाते हैं कि साहब ये ए के साथ में BCD भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। उनका नाम वहाँ पर आता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर प्रूव किया जाता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन सबको क्यों सज़ा मिलनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति निकल ना जाए, बच ना जाए किसी पर्टिकुलर सज़ा से, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और एक कमज़ोर व्यक्ति पकड़ा जाए जिसने कि एक्चुअली मारा था, चाहे दिमागी तौर पर वो इतना स्ट्रांग नहीं था, चाहे पैसे लेके करा, जैसे भी जिस भी कारण से किया होगा। तो एक्चुअल जो कल्प्रिट है वो सारे के सारे बुक्ड होने चाहिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे कहते हैं रूल ऑफ एविडेंस। तो रूल ऑफ एविडेंस को आपको समझना जरूरी है कि एविडेंस कैसे बनता है। इसलिए बनता है, इस तरह से बनता है एविडेंस कि इसके खिलाफ सज़ा मिल रही है, चूँकि ये इसके पास में इसका कैमरे में भी इसकी फ़ोटो आई है, जो हथियार है वो भी आपने बरामद कर लिया है, और कपड़े पकड़े गए हैं, और बहुत 10 तरह से विटनेस वगैरह सब उसके अगेंस्ट गवाही दे रहे हैं। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ने के लिए जो ये एविडेंस का रोल प्ले करता है ये सेक्शन। देन आप कहते हैं इफ़ 5 persons went to commit a murder then they will be charged with section 103, read with section 3 subsection 5। तो इस ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? अगर मर्डर के लिए 5 लोग गए हैं और एक ने मर्डर किया है, बाकी चारों ने मर्डर नहीं किया है, तो एक के लिए तो सेक्शन 103 लगा, लेकिन बाकियों पे लगाने के लिए मेरे को सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को पढ़ना पड़ेगा कि ये भी लोग इन्वॉल्व थे, चूँकि इनकी इंटेंट एक थी, ये कॉमन इंटेंशन थी। तो कॉमन इंटेंशन को अगेंस्ट प्रूव करना पड़ेगा। इसने मर्डर किया ए ने, उसके अगेंस्ट प्रूव करना पड़ेगा इसने मर्डर किया, और BCD के अगेंस्ट प्रूव करना पड़ेगा इनकी कॉमन इंटेंशन थी। जो ए की इंटेंशन थी वही BCD की थी, इसलिए सेम क्राइम सेम सज़ा उसके ऊपर होगी। प्रोसिक्यूट उसी तरह से किया जाएगा जैसे BCD ने भी इंडिविजुअली उस मर्डर को किया है। उसी तरह से लाइकवाइज केस है रॉबरी का, अगर हम चार्ज करते हैं सेक्शन 64 और 65 में, उसको रीड विद करेंगे हम सेक्शन 3-5 का, और ये सारे सेक्शन जो हैं वो BNS के हैं। तो हम BNS के ही सेक्शंस की बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। IPC को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ करूँगा मैं बता दूंगा IPC का सेक्शन मेंशन हुआ है। अब इसेंशियल क्या होते हैं? अब ठीक है, सेक्शन 3-5 हम समझ गए कि रूल ऑफ एविडेंस है। अगर ए ने मर्डर किया, BCD को भी इन्वॉल्व करना है, तो इसलिए हमें रीड विद 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 पढ़ना पड़ेगा, ताकि उनके खिलाफ भी केस बनाया जा सके, उनको भी दायरे में लाया जा सके। उनका इन्वेस्टिगेशन इस पार्ट के लिए होगा कि ये इनकी कॉमन इंटेंशन थी, ए को इसलिए होगा कि ए ने मर्डर किया, तो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, एक्चुअल मर्डर किया है इसने। तो ABCD सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में, और फिर उस एग्जीक्यूशन ऑफ मर्डर में। इसेंशियल क्या है? पहली चीज़, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए इस पर्टिकुलर क्राइम में। सेकंड, ऑल हैव कॉमन इंटेंशन और प्री मीटिंग ऑफ माइंड टू कमिट द क्राइम और प्री अरेंज्ड प्लान टू कमिट क्राइम। इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं कॉमन इंटेंशन के साथ में, प्री मीटिंग ऑफ माइंड एंड प्री अरेंज्ड प्लान। प्री मीटिंग ऑफ माइंड क्या है? प्री मीटिंग ऑफ माइंड है कि उनका, तीनों चारों जो भी लोग हैं, उनकी जो माइंड है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने के पहले प्री मीट हो गया, यानी उस पॉइंट के ऊपर सब एग्री हो गए। या प्री अरेंज प्लान, या सबने मिलके किसी होटल रूम में एक अरेंज किया प्लान कि ऐसा करते हैं, ये एक्टिविटी करेंगे, और सबके रोल बांट दिए, और या सबकी इंटेंशन क्लियर कर दी कि उसको मारना है तो हम यहाँ पर आएँ। होटल में प्री अरेंज प्लान कि एक प्लान को उन्होंने किया, और उस प्लान के तहत उन्होंने वहाँ पर रॉबरी की। तो जैसे कि एक पर्टिकुलर NH-24 पर एक जो अपनी वैन होती है जो कैश ले जाती है बैंकों के लिए, ATMs वगैरह के लिए, उसकी रॉबरी हुई थी कोई 5-6 महीने पहले। उसमें उन लोगों ने 7-8-10 दिन पहले रेकी की कि कितना टाइम रुकता है, कितना समय लगता है इसको, कितने टाइम सिंगल बंदा रहता है उस गाड़ी के अंदर, कितने टाइम में बाहर आते हैं, कितने लोगों के पास राइफ़ल हैं, क्या कोई भी एम्यूनिशंस हैं, इन सब की तैयारी की। और तैयारी करने के बाद में जिस दिन स्ट्राइक किया, एक का काम था कि वो पहले से वहाँ पहुँचेगा, उसके आगे रोक लगाएगा, दूसरा था कि वो बाद में वहाँ पहुँचेगा और उसको बातों में इन्वॉल्व करेगा, तीसरा था कि उसको लूटेगा, फिर चौथा भी और क्वेरी कर रहा है, और फिर एक था कि वो इस गाड़ी को यहाँ पर रखेगा, फिर उसके बाद लूटने के बाद 10 किलोमीटर बाद दूसरी गाड़ी मिलेगी, उस गाड़ी में जाना है। तो ये सारे के सारा प्लान हो गया ना, ये प्री अरेंज प्लान किया गया होगा, सारे पकड़े गए, वो सब अलग बात है। लेकिन जब वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं उन्हें लगता है फुल प्रूफ प्लानिंग की है हमने, इसमें कोई पकड़ने की जगह नहीं है। लेकिन आजकल CCTV कैमरे, आपके मोबाइल्स की पोजीशंस, ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपको कैच करा देती हैं अगर गलत काम आप करते हो। तो इस तरह से प्री अरेंज प्लान, उसमें डेफिनेटली सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को लगा के उन सब के अगेंस्ट में इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, उसे पकड़ा गया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कहना ये है
कि जब भी कभी कोई क्राइम कमिट होता है और उसमें कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने कि क्राइम में एक्चुअल पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन प्री इंटेंशन है उसकी, उनकी कॉमन इंटेंशन है, उनके मीटिंग ऑफ माइंड है, वो सब भी इसमें उसी तरह सजा दी जाएगी जैसे कि उन्होंने इस क्राइम को कमिट किया है। अब तीसरी बात क्या आती है? फर्दरेंस टू कॉमन इंटेंशन, सम ऑफ देम आर वन और ऑल ऑफ देम कमिट द क्राइम। फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए या तो कुछ लोग उसमें से क्राइम कमिट कर देते हैं, हो सकता है एक ही क्राइम कमिट कर दे, या सारे लोग मिलकर क्राइम कमिट करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि जो इसेंशियल इसके ये है कि आपको क्राइम कमिट करने के समय प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए और एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। देन ऑब्जेक्ट क्या है? अब 3.5 को बनाया क्या गया, ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया, इसका कारण क्या था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को बनाना पड़ा? इसका कारण ये था कि इट इज़ फ्रेम्ड टू सॉल्व द केसेस इन विच it be difficult to distinguish between the acts of individual member of a party or to prove exactly what part was played by each of them। क्योंकि जब कभी इस तरह के क्राइम होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें ये एग्जैक्टली बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना कि एग्जैक्टली ABCD में से किसने क्या रोल प्ले किया, किसने रिवॉल्वर परचेज़ की, किसने व्हीकल प्रोवाइड किया वहाँ तक जाने के लिए, कौन था इसने ट्रिगर दबाया, कौन था उसके बाद जिसने एस्केप करने में उनको मदद की, और कौन था ऐसा जो कि ये पर्टिकुलर चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट रोल्स में अगर हैं तो उसको प्रोसिक्यूट करना, उनको सज़ा दिलाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। इसलिए इस तरह के सेक्शंस को लाया गया है जहाँ पर कि अगर इंटेंशन सेम है, कॉमन इंटेंशन वर्ड के अंदर वो सारे के सारे लोग, उसका रोल कुछ भी रहा होगा, वो उस पर्टिकुलर एंगल के अंदर आ जाते हैं। एंड द रीज़न why all of them are deemed guilty in such cases is that the presence of accomplices gives encouragement, support and protection to the person who actually committing the act। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लोग हैं, एक व्यक्ति ने उसमें कमिट किया क्राइम, लेकिन उस बाकी 4 लोगों की प्रेजेंस से उसको एनकरेजमेंट मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है, और जहाँ तक हो सकता है वो प्रोटेक्शन के अलावा सपोर्ट, अगर एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर तो 3 लोग खड़े हैं वहाँ पर सपोर्ट देने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है उस मोमेंट में कि वो जानता है कि अगर कोई ऊंच नीच हुई तो ये 3 लोग 4 लोग संभाल लेंगे। तो उनका सपोर्ट, उनकी एनकरेजमेंट और लास्टली बट नॉट द लीस्ट प्रोटेक्शन, इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन को लाने के लिए ज़रूरी था कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, जिसने कि वो एक्ट किया है, उसको मालूम है कि मेरे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ इतने लोग हैं, इसलिए उनके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। देन एनालिसिस करते हैं हम इसकी। एनालिसिस क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू अप्लाई सेक्शन। सबसे पहली चीज़ कॉमन इंटेंशन है, जो कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 इज़ रूल ऑफ एविडेंस है। ये कोई क्राइम या सब्सटेंटिव क्राइम नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इनकी इन्वॉल्वमेंट के लिए कॉमन इंटेंशन प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जो हम बताते हैं कैसे उसको प्रूव किया जाता है। सेकेंड पॉइंट होता है अ मेयर फैक्ट दैट सेवरल पर्सन्स टुक पार्ट इन क्राइम in the absence of common intention is not sufficient to convict all of them for the crime। अगर केवल एक ये फैक्ट है कि कई लोगों ने मिलकर क्राइम को कमिट किया, इसका मतलब उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत मुश्किल होगा उन सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराना उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए जो भी क्राइम हुआ है वहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ही पुलिस को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इस बात को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसमें ये सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेंट, भले ही एक्चुअल साइड पर नहीं हो, लेकिन कॉमन इंटेंशन थी, ये लोग दूसरी तरह के सपोर्ट देने में, प्रोटेक्शन देने में और इनकरेजमेंट देने में वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसके साथ में हम जोड़ते हैं कि थोड़े कुछ और पॉइंट्स और हैं जहाँ पर कि हम फाइनल ब्लो करेंगे कि कॉमन इंटेंशन कैसे पता लगती है। ऑल्सो द कॉमन इंटेंशन मस्ट बी एंटीरियर इन टाइम टू कमीशन ऑफ क्राइम। एंटीरियर से क्या होता है? एक पोस्टीरियर होता है, एक एंटीरियर होता है। क्राइम कमिट होने के पहले कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, क्राइम कमिट होने के बाद की कॉमन इंटेंशन पर्पज़ नहीं सर्व करती, पहले उनके बीच में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए कि उनको ये क्राइम कमिट करना है। तो एंटीरियर वर्ड का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ है। देन आता है केस लॉ। एक राशिदियो पांडे हैं और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस केस को आप अगर टाइप करेंगे गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा, इसकी डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। नाउ इट मस्ट बी नोटेड दैट common intention can be formed even on the spur of moment on the spot।
ये भी ज़रूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन के लिए पहले होटल में मीटिंग की जाए या 10 बार मीटिंग की जाए, ऐसे भी हो सकता है कि पॉसिबल है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कॉमन इंटेंशन के लिए कोई बहुत पहले से उसकी मीटिंग करके वो जो प्री प्लान अरेंज प्लान है या फिर जो हमारी प्री मीटिंग ऑफ माइंड है हमारा, वो पहले से भी अचीव हो सकता है। इस पर ऑफ मूवमेंट ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। 3 लोग जा रहे हैं, चौथा उनका दुश्मन सामने आ रहा है, उन्होंने ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि इसको मार देते हैं, तो वहाँ कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट हुई और वहाँ पर उसको मार दिया गया। भले एक के पास असला है, 2 के पास नहीं है, लेकिन कॉमन इंटेंशन के कारण से वो तीनों ही क्राइम के पार्टिसिपेंट हो गए और क्राइम उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होगा। देन कॉमन इंटेंशन इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव बट इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। डेफिनेटली किसी के माइंड में घुस के नहीं समझा जा सकता कि इसकी इंटेंशन भी ये काम करने की थी, लेकिन उसके बाद भी जो फैक्ट्स होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वहाँ पर कॉमन इंटेंशन प्रूव की जा सकती है। जैसे कि एक पर्टिकुलर केस को यहाँ पर हमने रेफ़र किया है। इस रेफ़र में क्या किया है, इफ़ एक्यूज वर ऑल रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर एंड आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, दे साइमल्टेनियसली अटैक द डिजीज्ड व्हेन ऑर्डर्ड किल बाय ए पर्सन। आफ्टर इंसिडेंट दे लेफ्ट द सीन टुगेदर एंड वर लेटर अरेस्टेड एट द सेम प्लेस। अब यहाँ पर आप देखिए कि वो लोग रिलेटिव्स भी हैं आपस में, सभी जो हैं वो ख़तरनाक असले लेके चल रहे हैं, और जब किल उनमें से एक बोला तो सबने अटैक कर दिया इस पर्सन पे, डिजीज पर्सन पे जिसको मारा गया, और उसके बाद में वो सारे एक साथ वहाँ से चले गए, और फिर जब पकड़े गए तो भी वो एक ही जगह से पकड़े गए। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गई सर्कमस्टेंसेस से, फैक्ट से। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इनको ज़िंदा करना ज़रूरी होता है। आज के टाइम मोबाइल से आप देखते हैं कि वो लोग मोबाइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ जो मर्डर्स हुए हैं, उसमें मोबाइल के कॉन्टैक्ट से तीसरे कल्पिट कोई पकड़ा गया कि आप इसमें मोबाइल में गाइड कर रहे हो और वहाँ पर किसी और रूप में आप बैठे हुए हो। तो ऐसा है कि जो मोबाइल्स हैं, उनके कनेक्शंस हैं, वो इस बात, जैसे यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, हो सकता है रिलेटिव ना भी हो, लेकिन अगर आप एट द मोमेंट व्हेन द क्राइम वाज कमिटिंग यू आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, that mean and after committing the crime also phone calls or mobile calls are there, that mean they are hand in glove। और जब वो हैंड इन ग्लव में है तो ऐसे केस के अंदर क्लियर कट हमारा सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। इन द सर्कमस्टेंसेस इट वाज हेल्ड दैट द एक्यूज्ड हैड इन्फ्लिक्टेड द फैटल इंजरीज विद ए कॉमन इंटेंशन, कि उन्होंने सबने मिलकर उसको फैटल इंजरी एक कॉमन इंटेंशन के साथ में की थी कि इसको मार देना है। और एक केस लॉ जो है जिसमें से लिया गया है, दैट इज़ मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1983 SC 126। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर केस के अंदर कॉमन इंटेंशन होती है, कोई क्राइम कमिट किया जाता है, ऑल द पर्सन्स हु आर इन hand in glove, who are in having the common intention will be held responsible. It is immaterial whether only one or two of them has committed the actual crime। एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम आर वर्सेस क्रू कहते हैं। आर मैंने कल आपको बताया था कि आर का मतलब होता है कि किंग और क्वीन, क्योंकि ये इंग्लैंड के केसेस हैं तो वहाँ पे किंग एंड क्वीन होते थे। सो आर मतलब रेक्स फॉर किंग एंड रेगिना इज़ फॉर क्वीन इन लैटिन। सो ये आर इसको रिप्रेजेंट करता है कि एम्परर या स्टेट, उनके अगेंस्ट में केस है वर्सेस क्रूज। इस मैटर में क्या था कि एक पर्टिकुलर बैंक को लूटा गया, जिसमें सी जो था वो अपनी प्लीडिंग दे रहा था। जो लूटने के बाद में सब पकड़े गए तो जो पर्सन बाहर उनका पहरा दे रहा था उसने कहा साहब ना तो मैं अंदर था, ना मैंने कैश कलेक्ट किया, ना मैंने चेस्ट तोड़ी, ना मैंने वहाँ पर उसको बैंक मैनेजर को मारा। जब ऐसी चीज़ नहीं थी तो मेरे को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कम फिक्स होनी चाहिए, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था। तो वहाँ पर यही डॉक्ट्रिन जो कॉमन इंटेंशन का है वो काम आया कि नो, यू ऑल वर हैविंग द सेम intention, common intention, with that common intention to loot that bank, you went there and you committed that crime. So the person who is just standing outside to keep a watch on the persons going here and there in front of bank would also be held equally responsible as if he himself has alone committed the crime। So यहाँ पर एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट को समझते हुए, इन केसेस को समझते हुए हम समझते हैं कि एक हमने कॉमन इंटेंशन को कुछ हद तक यहाँ अचीव कर लिया है। अभी कॉमन इंटेंशन के 2 एक पॉइंट और हैं, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर आएंगे।